के हम बात कर रहे थे नेटवर्क मेंटेनेंस और इसके लिए जो हमारे पास डिफरेंट सर्विसेज हैं और जो टूल्स हैं हम उन पर डिस्कशन कर रहे थे, तो उसी को हम आगे लेके चलेंगे। अब सबसे पहले आपके पास जो है नेटवर्क मेंटेनेंस में जो ट्रबल शूटिंग से रिलेटेड है, स्पेशली मेंटेनेंस की सर्विसेज पे जब हम बात करते हैं, टूल्स बात करते हैं, तो आपके पास है एनटीपी। अब जो टाइम सर्विसेज हैं उसका एक्यूरेट होना और उसका होना यानी इन सर्विसेज का फंक्शनल होना बहुत जरूरी है। मोस्टली हमारी जितनी भी डिवाइसेज हैं वो एनटीपी को यूज करती हैं, जिसमें आप नेटवर्क पे अवेलेबल जो सर्वर है वो इसको मेंशन करवाते हैं और उसमें सिक्योरिटी को भी आपने मद्देनजर रखना होता है। हाँ, हमारा कोर्स जो है वो सिक्योरिटी पे नहीं है। हम राउटिंग एंड स्विचिंग और ट्रबल शूटिंग को देख रहे हैं। मगर आपके माइंड में एक्स्ट्रा पॉइंट होना चाहिए कि भाई जब आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसमें आपने सिक्योरिटी को भी माइंड में रखना है। सो मोस्टली जो एनटीपी सर्विसेज है उसका एक्यूरेट होना या उसका कॉन्फ़िगर होना इसलिए ज़रूरी है कि जब भी आप किसी डिवाइस को ट्रबल शूट करते हैं या आप उस पे लॉग्स को स्टडी करते हैं या आपके पास एक एरर रिपोर्ट हुआ है जैसे हमने प्रीवियस क्लास में स्टडी किया था, तो आप उसको ट्रबल शूटिंग की तरफ ले जा रहे हैं, आप उसको टिकट असाइन कर रहे हैं, तो आपको हमने हमने प्रीवियस क्लास में बात की थी कि आपको उसमें टाइम का मालूम होना बहुत ज़रूरी है कि इश्यू किस टाइम हुआ था या रिपोर्ट किस टाइम हुआ था, प्रॉब्लम कब से आ रहा है। तो ये फर्दर डिटेल जब आपको रिपोर्ट मिलेगी, तो उसमें जो फर्दर डिटेल है या एक्यूरेट डिटेल है कि यार एक्चुअल में ये इश्यू कब स्टार्ट हुआ था, तो वो आपको डिवाइस ही बताएगी और डिवाइस की जो डेट एंड टाइम है, उसके लिए इस सर्विस का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये आपके पास बहुत इम्पोर्टेंट एक सर्विस है जिसको आप अपने ट्रबल शूटिंग के टूल्स हैं उससे रिलेट करके यूज़ करते हैं और उसका करेक्ट होना भी बहुत ज़रूरी है। हाँ, सिक्योरिटी भी आपके माइंड में होनी चाहिए। अब उसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास सर्विसेज है वो है लॉग सर्विसेज और उसकी जो फर्दर मैसेज ऑप्शंस हैं वो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है ट्रबल शूटिंग से रिलेटेड। अब इसमें अ, आपने इस बात का बहुत ख़्याल रखना होता है कि यार आपके पास जो डिवाइस है, क्या वो लॉगिंग मेंटेन कर रही है? क्या उसपे लॉग्स जो हैं वो इनेबल हैं? अगर इनेबल नहीं है तो ये आपकी आपके जो काम है, जो आपकी टास्क है, वो काफ़ी हार्ड हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगी। तो उसको ईज़ी रखने के लिए गुड प्रैक्टिस यही है कि जब आप डिवाइस कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, डिवाइस को एनवायरनमेंट में ऐड करवा रहे हैं, तो उसमें कोई ना कोई लॉगिंग का जो मैकेनिज्म है, जो डिफ़ॉल्ट भी आते हैं और मोस्टली फिर हम उसमें फिर सेंट्रलाइज़ भी ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। तो वो इनेबल होना या उसका होना बहुत ज़रूरी है। अब उसमें मैसेजेस क्या होते हैं, वो भी हम आगे चल के देखेंगे। इसके अलावा क्योंकि हमारा कोर्स जो है वो हम उसपे सिस्को पे फ़ोकस कर रहे हैं, तो उसमें आपकी जो कमांड है, जो आप सिस्को डिवाइसेज़ पे यूज़ करेंगे, वो है शो लॉग। आप शो लॉग का यूज़ करके लॉग्स को देख सकते हैं और टर्मिनल मॉनिटर जो है, उसका यूज़ करके भी आप लॉग्स जो हैं, उनको देख सकते हैं। अब जो लॉग मैसेजेस हैं, उसका बफर साइज़ भी होता है, जिसमें आपके मैसेजेस सेव होते हैं डिवाइस पे, जिनको आप व्यू कर सकते हैं। यानी उसकी एक लिमिट है मेमोरी की, जिसमें ये स्टोर होंगे या आपको विज़िबल होंगे। जो इस लिमिट के इनसाइड हैं, रिज़ाइड करते हैं, तो वो आपके पास साइज़ जो है वो 4096 बाइट्स है, यानी एमबी, जीबी की बात नहीं हो रही है, जस्ट बाइट्स की बात हो रही है। इसके अलावा जो आपके पास वार्निंग्स होती हैं या आप एक स्पेसिफिक आईपी बता के भी फर्दर डिटेल्स जो है वो ले सकते हैं। वो जब आप लॉगिन कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो उसमें देख लेंगे। अब हमने बात की थी कि इसमें डिफरेंट जो मैसेज है, मैसेज टाइप्स होंगी जिन पे आप डिसाइड करते हैं या जिस पे आपने देखना है कि यार कौन सा इशू जो है वो ज़्यादा क्रिटिकल है, कौन सा जो मेरे पास एरर है उसको मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है। तो उसके लिए आपके पास लेवल नंबर्स भी हैं, सिविरिटी लेवल भी है। तो लेवल जो टॉप है, जो ज़ीरो है, वो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट लेवल्स में आता है और जो लास्ट वन है आपके पास लीस्ट इम्पोर्टेंट में आता है, यानी वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है मगर उसमें कुछ ना कुछ मौजूद है। तो सिविरिटी लेवल जो है आपके पास आ रहे हैं उसमें
जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो आपके पास इमरजेंसी कि सिस्टम इज अनयूजेबल, आपका सिस्टम जो है वो यूजेबल ही नहीं है। और उससे जो सेकंड लेवल पे आपके पास हो जाता है वो अलर्ट, जिसमें आपको इमीडिएट कोई ना कोई एक्शन लेना होता है, मोस्ट क्रिटिकल आपके पास जो सिचुएशन बनती है। तो थर्ड वन आपके पास है ही क्रिटिकल, जिसमें कोई क्रिटिकल कंडीशन होती है जो आपने कॉन्फ़िगर की हुई है और उसकी बेस पर आप उसको लेके चलते हैं। तो नीचे आपको एक प्रीव्यू भी दिखाया जा रहा है कि डेट एंड टाइम शो हो रही है, उसके बाद बताया जा रहा है मैसेज में और फर्दर डिटेल बताई जा रही है कि जो लिंक है वो अप डाउन स्टेट में है या अप स्टेट में है। तो इस तरीके से आपके पास ये लॉग सिक्योरिटी लेवल्स होते हैं। तो ये ऐसी एग्जांपल थी। अब इसके बाद हमारे पास टूल्स जो हैं जो मेंटेनेंस से रिलेटेड हैं, वो नेक्स्ट वन आपके पास है एफटीपी। एफटीपी मोस्टली आप यूज करते हैं क्योंकि आपकी जो डिवाइस है आपने बैकअप तो लिया हुआ है मगर वो बैकअप भी उसी डिवाइस पे मौजूद है। अभी हम आर्काइविंग पे भी बात करेंगे, क्या क्या आप इसको ऑटोमेट कर सकते हैं कि यार मैं टाइम ड्यूरेशन बता दूं और वो ऑटो कॉन्फ़िगर को बैकअप करता जाए, तो वो ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है। मगर उन बहुत सारी प्रैक्टिसेस में से एक गुड प्रैक्टिस आपके पास है एफटीपी, जिसमें रादर देन कि आप डिवाइस पे बैकअप लें, जो कि गुड प्रैक्टिस नहीं है, यानी बैकअप तो आप पहले डिवाइस पे लेते हैं, उसके बाद जो गुड प्रैक्टिस है वो यही है कि आप एक सेकंड डिवाइस जो है या एक सेंट्रलाइज्ड डिवाइस जो है उस पर उसका बैकअप रखते हैं। इन केस जो मेंटेनेंस में आ जाती हैं चीजें कि आपने डिवाइस चेंज करनी है, हार्डवेयर माल फंक्शन हो गया है, हार्डवेयर रिप्लेस करना है, तो उसमें जो कॉन्फ़िगरेशन है वो दोबारा से करना टाइम कंज्यूमिंग एक टास्क है। तो उस टाइम को सेव करने के लिए और टाइमली फैशन में जो इशू है उसको रिजॉल्व करने के लिए एफटीपी का जो बैकअप है वो आपके लिए काफी यूजफुल है। यानी आपको सिर्फ इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन मैनी केसेस में करनी पड़ती है, जिसमें हम इंटरफेस को एड्रेस असाइन करते हैं ताकि कम्युनिकेट कर सके, और उसके बाद फिर एफटीपी से आप बैकअप जो है उस पर रिस्टोर कर देते हैं। तो जो कॉन्फ़िगरेशन है बड़ी सिंपल सी है, आप कॉन्फ़िगर टर्मिनल में जाएंगे, आप एफटीपी का जो यूजर है और पासवर्ड है वो बताएंगे और आप देख सकते हैं सिंपल वो कमांड है जो आपने अपनी स्टार्टिंग क्लास में लर्न की थी। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है वो सिक्योरिटी से रिलेटेड है, यानी इसमें हम सिक्योर बैकअप ले रहे हैं। आपके पास दो ऑप्शन है, आप एसएसएच की बेस पे भी इसको लेके चल सकते हैं और एससीपी की बेस पे भी लेके चल सकते हैं। एससीपी स्टैंड फॉर सिक्योर कॉपी, सिक्योर कॉपी बैकअप है, ठीक है। सो सिक्योर कॉपी आप ले सकते हैं, सिक्योर एससीपी कॉपी है और बैकअप जो है वो आप उसका यूज कर सकते हैं, जिसमें आपके पास फिर फर्दर जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं वो भी एंटरटेन हो जाते हैं, पूरे हो जाते हैं। तो उसकी जो एग्जांपल है आपके पास ये है कि आपने यूजर नेम से उसको प्रिविलेज लेवल बताया, पासवर्ड बताया, देन एसएसएच आपने कॉन्फ़िगर किया हुआ है, क्रिप्टो आपको नजर आ रहा है वो भी कॉन्फ़िगर हुआ हुआ है एसएसएच से रिलेटेड। देन आईपी एसएसएच हमने टाइम आउट बता दिया, उसके बाद ऑथेंटिकेशन हमने कॉन्फ़िगर की, सर्वर हमने इनेबल किया। फाइनली आप देख सकते हैं कि हमने टेस्ट डैश scp.txt फाइल बना के हमने बैकअप कर दिया। अब इसमें एक क्वेश्चन ये आता है कि यार ये तो हमें खुद करना पड़ेगा, मैनुअली करना पड़ेगा, जिस जिस दिन हम नहीं है या हमारे पास डजन ऑफ डिवाइसेस है, तो क्या हर डिवाइस पे करना पड़ेगा? तो क्या कोई ऐसी ऑप्शन नहीं है जिसका यूज करके हम ऑटो कर दें, उसको आर्काइव बता दें? तो उसमें फिर आप जो है वो आर्काइव की ऑप्शन यूज कर सकते हैं, जिसमें आपको टोपोलॉजी नजर आ रही है कि हमारे पास एक राउटर है, हमारा एफटीपी सर्वर है। वहां पर फिर आपने बताया कि आर्काइव, और आर्काइव में फिर आप बता सकते हैं कि ये पाथ है, देन आपने एफटीपी में बताया जिसको जो है वो यूजर नेम है और देन आपको जो लैब नज़र आ रहा है उसका पासवर्ड है, देन आईपी बता के हमने उसको बता दिया। देन फिर आप जो नेक्स्ट लास्ट में आप देख रहे हैं वो हमने टाइम बताया है कि यार ये टाइम पीरियड आप देखेंगे और उसके बाद इसको आर्काइव कर देंगे। तो आफ्टर वो टाइम जो आपने बताया 1440, तो उसके बाद जो है आपकी मेमोरी में उसको राइट कर दिया जाता है। तो ये हमारे पास एक अच्छी अप्रोच है जिसका यूज करके हम इजीली जो बैकअप्स हैं वो ले सकते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट हम जो देखने जा रहे हैं वो आपके पास है फर्दर ट्रबल शूटिंग से रिलेटेड, जिसमें हम बात करेंगे कि जब आप मेंटेनेंस कर रहे हैं और मेंटेनेंस को आप इंटीग्रेट करते हैं ट्रबल शूटिंग से, तो उसमें आपके पास क्या कुछ होना चाहिए और वो कौन से
टूल्स हैं या वो कौन से टास्क्स हैं जो आपको हेल्प आउट कर सकते हैं। तो देखिए, ट्रबल शूटिंग जो है वो एक मेजर कंपोनेंट है, या ट्रबल शूटिंग का जो मेजर कंपोनेंट है वो डिफरेंट टास्क्स हैं, जैसे कि आपने ऐड किया, रिप्लेस किया और सर्वर को मूव किया, यूजर को मूव किया, तो आप ये चीजें, ये टास्क जो है उसमें परफॉर्म करते हैं। 1 मिनट की हम ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद हम क्लास को दोबारा स्टार्ट करते हैं। जी, तो मैं वापस आ गया हूँ। तो हम क्या बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे भाई, ट्रबल शूटिंग में आपके पास कुछ टास्क्स हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, और मेंटेनेंस की जो टास्क्स हैं वो भी आप देखते हैं। तो ट्रबल शूटिंग में कुछ इंपॉर्टेंट टास्क आ जाती है जो नेटवर्क फेलियर से रिलेटेड होती है। मेंटेनेंस में आप जो है वो अदर देन वो टास्क जो है देख रहे होते हैं जो नेटवर्क फेलियर से रिलेटेड नहीं होती है। तो अब हम इंटीग्रेट करेंगे उन टास्क्स को जो कि मेंटेनेंस की हैं, ताकि वो आपको हेल्प कर सके ट्रबल शूटिंग में। उसमें नंबर वन आपके पास जो है वो है नेटवर्क डायग्राम्स। ये नेटवर्क डायग्राम्स जो है ये आपके पास अप टू डेट होनी चाहिए, यानी आपने इनको मेंटेन रखना है, इनको वक्त के साथ साथ जो भी आपके नेटवर्क में चेंजेस हो रहे हैं वो आप उसमें मेंशन करते रहेंगे। तो ये आपको इस तरीके से हेल्प आउट करेगा ट्रबल शूटिंग में कि जब भी आप कोई इशू फेस करेंगे तो आपके पास जब अपडेटेड डायग्राम होगी तो उसमें आपको पता होगा कि यार किस साइट पे कौन सी डिवाइस न्यू है या किस साइट पे कौन सी डिवाइस अब अवेलेबल नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि आप अपने पुराने सिनेरियो के बेस पर या आउटडेटेड डायग्राम की बेस पर उसको ट्रबल शूट कर रहे हो और एक्चुअल में वो इशू उस तरह का हो ही नहीं, उसकी नेचर जो है वो इस किस्म की हो ही नहीं। तो जो डॉक्यूमेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल चीज होनी चाहिए वो नेटवर्क डायग्राम्स है जिनको आपने अप टू डेट रखना है। यानी ये है तो मेंटेनेंस का पार्ट आ जाता है, डॉक्यूमेंटेशन में आ जाता है, मगर ये इंटीग्रेट हो जाता है इसके साथ, ट्रबल शूटिंग के साथ। इससे आपकी जो ट्रबल शूटिंग का लाइफ है वो इजी हो जाता है कि यार उसमें हमारी जो काम है, जो हेडेक है, वो इतना ज्यादा नहीं होता। उसके बाद नंबर टू जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और मोस्टली जो नॉन कंप्लायंस और नॉन स्टैंडर्डाइज ऑर्गेनाइजेशन है या जो वैसे ही अर्ली ऑटोमेशन की तरफ आ रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन, वो इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखती। तो वो क्या है, वो आपके पास है कि आपने इंटरफेसेस और जो केबल्स हैं उनको लेबल नहीं किया होता। जब उनको लेबल नहीं किया होता तो वक्त के साथ साथ आपको जो इन्वायरमेंट है वो इंक्रीज कर रहा है, आपने नंबर ऑफ डिवाइसेस इंक्रीज कर दिए हैं। अब जब केबल तो है, लेबल नहीं है, तो फिर अंडरस्टैंड नहीं होगा। मिसाल के तौर पे मैं एक ऑफिस है जहाँ पे जॉब करता हूँ और उसमें डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, यानी एक ही साइट है मगर उसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, और डिपार्टमेंट्स जो हमारी साइट है उसमें एरिया इतना ज़्यादा है कि डिपार्टमेंट्स के दरमियान में जो कनेक्टिविटी है उसके लिए ईथरनेट हमने यूज़ नहीं किया। दो इश्यूज हैं, एक तो डिस्टेंस ज़्यादा है, नंबर टू जो बैंडविड्थ हमें चाहिए वो ईथरनेट पे एंटरटेन नहीं होती, हमें स्पीड ज़्यादा चाहिए, तो हमने फाइबर ऑप्टिक्स यूज़ किया हुआ है। अब वो डक डलेगा, डक के बाद फिर आपके केबल्स जो है वो क्रॉस होंगे। तो जब आप उसको कनेक्ट कर रहे होंगे और बाद में जब आपके पास कोई इश्यू आ जाता है, नंबर ऑफ इश्यूज आ सकते हैं कि केबल जो है कट हो गई या कोई मेंटेनेंस का काम हो रहा था, कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था, जिसकी वजह से केबल डैमेज हो गई है, या कोई नेचुरल इशू था जिसकी वजह से ऐसा हो गया, या सम टाइम ये रैट्स वगैरह जो हैं या कोई जानवर है उसको केबल पसंद आ गई और उसको उसने जो है केबल का नाश्ता कर लिया, तो ऐसा भी हो जाता है। तो उसमें फिर आपको कैसे समझ में आएगा कि भाई कौन सी केबल जो है वो किस लिंक पे जा रही है। तो अल्टीमेटली आपको पता तो चल जाएगा, समझ तो आ जाएगा, मगर उसमें टाइम बहुत ज़्यादा आपको आपका लगेगा और उसमें आपको डिवाइसेस भी यूज़ करनी पड़ेंगी। तो अगर लेबलिंग आपने प्रॉपर की हुई है, तो ये इश्यू क्विकली रिज़ॉल्व हो जाएगा, इसमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो लेबलिंग इंटरफ़ेसेस की और केबल्स की बहुत ज़रूरी है, मैंडेटरी पार्ट है। तो ये भी आपके पास होना चाहिए, आपने इसको देखना है, मेंटेन रखना है। इसके बाद जो आपके पास डिवाइस कनेक्शन फीचर्स होते हैं वो भी आपने देखने हैं। देन आपके पास हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की जो इन्वेंटरी है कि आपके पास सॉफ्टवेयर के वर्जन कौन कौन से चल रहे हैं, अपडेट्स आपने पैचअप किए हैं नहीं किए हैं, किसका किस सॉफ्टवेयर के जो लाइसेंस है वो कब एक्सपायर हो रहा है। यानी डिफरेंट यूजर्स डिफरेंट एप्लीकेशन जो आप यूज कर रहे होते हैं जो यूजर को एंटरटेन कर रही हैं,
मगर तब तक आपके आपके काम को आसान कर रहे हैं, जब तक उसका लाइसेंस आपके पास अवेलेबल है, और जैसे ही लाइसेंस एक्सपायर हो जाता है, तो आपके पास वो अवेलेबल नहीं रहता है। यानी आपके पास उसकी जो तमाम फीचर्स हैं वो वैसे नहीं होते जैसे वो पहले थे। तो आपको ये पहले से पता होना चाहिए, और अपनी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको अपने पहले से लेटर के थ्रू या जो भी आपका ऑफ़िशियल प्रोसेस है उसके थ्रू आप बताएँगे, अपडेट करेंगे कि भई हमें ये टूल चाहिए और ये इस डेट को एक्सपायर हो रहा है। उसके बाद जो इश्यूज़ आएँगे, तो आप उस लेटर में मेंशन कर देंगे, तो फिर वो इश्यूज़ जो है वो आपका हेडेज नहीं है। यानी कि आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि सॉफ्टवेयर के जो लाइसेंस है वो एक्सपायर हो चुका है। तो अब आप डेवलपर तो नहीं है, और वो एक बंदे का काम भी नहीं है। तो ये इश्यूज़ हैं आपके पास। तो आपके पास इन्वेंटरी मेंटेन होनी चाहिए कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कौन-कौन से हैं, क्या-क्या क्या 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 डेट्स हैं, क्या चेसी नंबर है, क्या सीरियल नंबर है, उसके क्या स्पेक्स हैं। तो ये मैक्सिमम डिटेल्स जो है आपके पास इन्वेंटरी में मौजूद होनी चाहिए। इसके अलावा एड्रेसिंग स्कीम है, जो सबनेट्स हैं, जो आपने यूज़ किया हुआ है, वो सारे के सारे अपने एक टेबल बना के या एक्सेल की शीट बना के उसको भी अपने पास सेव रखेंगे। वो भी ट्रबल शूटिंग में बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करेगी। फाइनली आपके पास डिवाइसेस की कॉन्फ़िगरेशंस हैं, जो आपने बैकअप्स लिए हुए हैं, अभी थोड़ी देर पहले हम उस पे बात कर रहे थे। इसके अलावा आपने जो अ, टेम्पलेट्स हैं वो भी बनाए हुए हैं, जैसे हमने अपनी प्रीवियस क्लास में बात की थी कि आपने एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट बनाया हुआ है कि भई ये स्विचेस की कॉन्फ़िगरेशन होती है, ये राउटर्स की होती है, और ये फायरवॉल्स की है। ये कोई भी न्यू फायरवॉल आएगी, तो उसपे ये कॉन्फ़िगरेशन तो हो लाज़मी होगी। देन एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशन जो रिक्वायरमेंट के मुताबिक होगी वो मैं करूँगा, मगर ये मुझे फ़ौरन इस पे पुश करना है। तो आप उसपे जस्ट इंटरफ़ेस पे आईपी असाइन करते हैं, और वो अपना टेम्पलेट उसपे पुश करते हैं, अपलोड करते हैं, और बेसिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है आपकी। तो ये आपके पास होना ज़रूरी है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो बेसलाइन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, और जो आपने चेंजेस को कंट्रोल करना है, वो है बेसलाइन क्या है भई, नेटवर्क आपने डिसाइड करना है कि ये नॉर्मल बिहेव कर रहा है, एबनॉर्मल बिहेव कर रहा है, या इसमें कोई इश्यू है। तो ये डिसीजन कब लिया जाएगा? इसकी इवैल्यूएशन कैसे हो सकती है? ये पता कैसे चलेगा? तो उसके लिए बेसलाइन का होना ज़रूरी है। यानी आपने जो उसके की परफॉर्मेंस स्टैटिस्टिक्स हैं, उसकी एक रिपोर्ट प्रोड्यूस करनी होती है, और उसमें आपने यानी स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स को फॉलो करके वो रिपोर्ट आपने प्रोड्यूस कर ली कि यार ये अपलिंक है, इसका डाउन टाइम इतना है, डिले इतना मिलता है, बैंडविड्थ तुम्हारे पास इतनी है। और उसकी बेस पर ही फिर आप डिसाइड कर सकते हैं, जो फर्दर आप टेस्टिंग करेंगे या इश्यू आपके पास रिपोर्ट होगा या एरर रिपोर्ट होगा, तो उसको आप मैच करेंगे इस बेसलाइन डॉक्यूमेंट से कि क्या ऐसा है या नहीं है। तो बेसलाइन डॉक्यूमेंट का होना आपके पास ज़रूरी है, जिसमें आप जो नेटवर्क की ट्रैफ़िक है उसकी कैलकुलेशन देख लेते हैं, आपके पास जो नेटवर्क परफ़ॉर्मेंस के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो भी मैंने आपको बताया है, आप उनके मेजरमेंट्स जो है उसमें मेंशन करते हैं। तो ये आपके पास है, और फाइनली आपके पास जो अ, बेसिक प्रोसेसेस मेंटेनेंस के हैं, इनको यूज़ करके आप चेंज करें और चेंजेस को कंट्रोल रखें। अब आगे चलते हैं, और हम बात करते हैं ट्रबल शूटिंग की एक और एस्पेक्ट, जो कि आपके पास है सिस्को डीएनए। बेसिकली ये उस किस्म के एनवायरनमेंट के लिए है, जो डीएनए सेंटर एश्योरेंस है। बेसिकली ये इस किस्म के एनवायरनमेंट के लिए है जहां पर आपके पास नंबर ऑफ डिवाइसेस बहुत ज़्यादा है। आपके पास एक्सेस पॉइंट्स हैं, आपके पास वायरलेस कंट्रोलर्स हैं, आपके पास स्विचेस हैं, राउटर्स हैं, फायरवॉल्स हैं, वायरलेस लैन कंट्रोलर्स हैं। ठीक है? तो आप चाहते हैं कि मेरे पास एक डैशबोर्ड हो जिसमें मुझे मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन मिल जाए। मैं मैक्सिमम डिवाइसेज़ को सेंट्रलाइज़्ड लोकेशन से ही मॉनिटर कर सकूँ, मैं इनको देख सकूँ। मैं उनके जो प्रॉब्लम है उनको क्विकली प्रेडिक्ट कर सकूँ। मैं प्रोएक्टिवली मॉनिटरिंग कर सकूँ। इसके अलावा जो मेरे पास नेटवर्क एप्लीकेशन और नेटवर्क सर्विसेज़ और क्लाइंट की जो एप्लीकेशंस हैं, उनके इनसाइट्स मुझे अवेलेबल हों। तो ये आपके पास एक सेंट्रलाइज़्ड एप्लीकेशन है, एक टूल है सिस्को का, जिसको यूज़ करके आप ये सारे टास्क परफ़ॉर्म कर सकते हैं। अब उसमें नंबर 1 आपके पास जो ऑप्शन है, वो है ओवरऑल हेल्थ। अब ओवरऑल हेल्थ जो है, वो आपको आफ्टर सम टाइम, यानी इसमें आप मेंशन करवा देते हैं कि वो आपको 3 घंटे के बाद भी मिलती है, वो आपको 24 घंटे के बाद भी मिलती है, वो आपको डेज़ में भी मिलती है, यानी और टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जिसमें आपको आपके पूरे नेटवर्क की, यानी जिसमें हमने बात की कि नंबर ऑफ डिवाइसेज़ हैं, एक्सेस पॉइंट्स हैं, वायरलेस कंट्रोलर्स हैं, स्विचेस हैं, नंबर ऑफ डिवाइसेज़ आपके पास मौजूद हैं। तो ओवरऑल जो मेरी नेटवर्क की परफॉर्मेंस है, उसकी मुझे एक रिपोर्ट मिल जाती है। यानी अगर आपको रिपोर्टिंग करनी है, तो उसके लिए आपके पास काफ़ी
उसके लिए आपके पास ये काफ़ी हेल्पफुल एक टूल है। यानी बड़ी आसानी के साथ आप एक ग्रैन्युलर रिपोर्ट जो है, वो जनरेट कर सकते हो और बड़ी आसानी से मॉनिटरिंग भी परफ़ॉर्म कर सकते हैं। सो आपको ये ओवरऑल हेल्थ बताता है आपकी टोपोलॉजी की, जो उसका ओवरऑल हेल्थ पेज है। इसी तरह आपको इसमें जो हेल्थ के बार्स हैं या जो मैप्स हैं, जो हायरार्किकल आपके डिफरेंट साइट्स हैं, लोकेशंस हैं, उनके बारे में आपको डिवाइसेज़ के बारे में बता रहा होता है कि भई ये ओके है या ओके नहीं है। और जो मोस्ट इश्यूज हैं, जो मोस्ट टॉप 10 प्रॉब्लम्स हैं इस पूरे एरिया में, नेटवर्क में, जो आपने इसमें ऐड किया हुआ है, तो वो भी आपको वन गो में ही पता चल जाते हैं, बजाय से कि आप वन बाय वन जाके देखें या आप डिपेंडेंट हो। एक तो हमारे पास होती है ना रिएक्टिव अप्रोच और दूसरी होती है प्रोएक्टिव अप्रोच, कि आपने आपको कुछ रिपोर्ट किया जाएगा या एरर बताया जाएगा तो फिर आप उसका देखेंगे और उसका हल निकालेंगे। और एक ये है कि आप पहले से ही मॉनिटर कर रहे थे और आपने मॉनिटर करते हुए देखा कि यार ये एरर आ रहा है और आपने उसका पहले से हल बना के रखा हुआ था। ये आपके पास क्या है, आपके पास प्रोएक्टिव अप्रोच है, तो ये उसके लिए बहुत अच्छी आपके पास ऑप्शन है। नेक्स्ट वन हमारे पास जो है नेटवर्क हेल्थ की, इसमें एक डैशबोर्ड दिया गया है। नेटवर्क हेल्थ में आपको स्पेसिफिकली जो नेटवर्क की डिवाइसेस हैं, जिसमें आपके पास आईपी है, आपके पास ओएस की वर्जन है, डिवाइसेस की टाइप्स है, तो उससे रेलेवेंट जो इंफॉर्मेशन है हेल्थ की, वो आपको इसमें बड़ी आसानी से मिल जाती है। नेक्स्ट वन हमारे पास जो है, वो भी इसी तरह है, नेटवर्क की हेल्थ से रिलेटेड है, जिसमें आपको लोकेशंस की इंफॉर्मेशन और फर्दर डिवाइस की इंफॉर्मेशन, कि डिवाइस क्या क्या फंक्शन कर रही है, उसमें क्या इशू है, क्या इशू नहीं है, तो ये भी आपको मिल जाता है। प्लस ये जो आपको डैशबोर्ड नजर आ रहा है, इसमें क्लाइंट की इंफॉर्मेशन भी है, तो आपके पास क्लाइंट डिवाइसेस की डिटेल भी आ जाती है कि क्लाइंट डिवाइसेस का क्या सिनारियो है, कौन कौन सी डिवाइस जो है वो किस डिवाइस से और किस टेक्नोलॉजी के जरिए कनेक्टेड है। नेक्स्ट वन हमारे पास इसमें है 360 की एक ऑप्शन दी गई है, जिसको हम डिवाइस 360 के नाम से जानते हैं। डिवाइस 360 जो है, ये स्पेशली ट्रबल शूटिंग से रिलेटेड है। यानी ट्रबल शूटिंग के जो कंसर्न ऑप्शंस हैं, वो आपको इसमें मिल जाएंगे। जैसे आपको नजर आ रहा है कि एक स्विच जो है, उसको हमने इसमें ओपन किया हुआ है और उसको हम देख रहे हैं। यानी स्विच को हम यहाँ से एक्सेस नहीं कर सकते, मगर स्विच की जो डिटेल्स है वो हमें यहाँ पे मिल जाएंगी। और उसमें इशू जो है, आप देख सकते हैं कि उसमें एक इशू है, जिस पर डिवाइस से कोई इशू जो है वो आपको मेंशन करवाया जा रहा है। फिर आपको जो फर्दर इसमें हेल्प मिलती है, वो ये है कि आपको सजेस्टेड एक्शंस भी बता देता है कि यार ये एक्शंस हैं, ये मेरी सजेशंस हैं, इनको देखो और इससे आपको जो इशू है वो रिजॉल्व हो जाएगा। तो इससे आपकी जो टाइम लेने वाली चीज थी, जिसमें आप वो सारा प्रोसेस, जो स्ट्रक्चर ट्रबल शूटिंग का पैटर्न था, वो परफॉर्म करते हैं, तो वो यहाँ पे ऑब्सोलीट हो जाता है, जिससे आपका काम जो है वो ज्यादा आसान हो जाता है। ये एक और एग्जांपल हमारे पास है। हम क्लाइंट 360 पर आके देख रहे हैं कि आपके पास अननोन वायरलेस यूजर जो है, वो यहाँ पर रजिस्टर हुआ है। और अब उससे रिलेटेड जो फर्दर आपके पास डिटेल्स हैं, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो बताया जा रहा है कि वो मोबाइल फोन है और ये उसका मैक एड्रेस है, ये उसका आईपी साइन हुआ है, और फर्दर जो उसकी डिटेल्स है वो आपके पास अवेलेबल है। तो बोथ साइड्स पे, डिवाइस साइड पे भी है और आपके पास क्लाइंट की साइड पे भी है। नेक्स्ट वन आपके पास जो है वो पाथ ट्रेस है। जैसे मुझे एक सोर्स डेस्टिनेशन को एक्सेस करना है, मगर मुझे समझ में नहीं आ रहा, जैसे भी मैंने आपको बताया था कि भई आपने जो है नेटवर्क की टोपोलॉजी मेंटेन करनी है। अब उस टोपोलॉजी पे डज़न्स ऑफ डिवाइसेज़ हो सकती हैं, डज़न्स ऑफ लिंक्स हो सकते हैं, मैश टोपोलॉजी, एक्स-वाई-ज़ेड मिक्स्ड टेक्नोलॉजी भी हो सकती है। तो उसको वन बाय वन देखना और उसको ट्रबल शूट करना, उसके लिए टाइम बहुत ज़्यादा आपको रिक्वायर है। तो ये एक और ऑप्शन जो आपके पास है, जिसमें पाथ ट्रेसिंग का आपको मिल जाता है। नंबर 1 तो इसको आपकी पूरी टोपोलॉजी, आपकी जो पूरी साइट है उसके बारे में आपने बताया हुआ है। तो उसमें अगर कहीं भी कोई डिवाइस या कोई लिंक जो है वो इश्यू कर रही है बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन के, तो आपको यहीं पे टोपोलॉजी में यहीं पे यानी लाइव आपको पता चल जाता है और आप क्विकली अपने स्पेसिफिक जो एरर है उसकी ट्रबल शूटिंग की तरफ फोकस हो जाते हैं। यानी जो इश्यू आपको काफ़ी टाइम लगाने के बाद समझ में आना था, वो चंद सेकंड्स में आपके सामने आपको मिल जाता है। और फाइनली आपके पास है ग्लोबल इश्यूज़, जिसमें आपको तमाम जो आपकी टोपोलॉजी है, उसमें जो-जो इश्यूज़ हैं, वो सारे के सारे इस डैशबोर्ड में आपको मिल जाते हैं। और
यहाँ पर फाइनली आपके पास ऑल इश्यूज़ हैं, इसमें तमाम डिवाइसेज़ चाहे वो नेटवर्क की हैं, चाहे वो क्लाइंट की हैं, उन तमाम के जो इश्यूज़ हैं वो आपको यहाँ पे मेंशन किए जाते हैं। तो जो सिस्को का डीएनए प्रोडक्ट है ये काफ़ी हेल्पफुल है जो हमारे ट्रबल शूटिंग की अप्रोच है उसके लिए। तो आज की हमारी क्लास में इतना ही है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हमारे स्विचिंग के जो टॉपिक्स हैं हम उसको देखेंगे। उसमें